Hello friends, welcome to the YouTube and welcome to the channel of Excel Learning. This is me Priya और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है, वी आर गोइंग टू कंप्लीट द टारगेट ऑफ यूपीएससी. हम लोग यूपीएससी के अपने टारगेट को कंप्लीट करने वाले हैं एंड इसमें जितने भी वीडियोस आपको मिलेंगे वो ऐसा नहीं है सिर्फ यूपीएससी को ही कवर करेंगे. दैट विल कवर ऑल द एग्जाम्स. ठीक है, जितने भी आप एग्जाम्स देते हैं, चाहे आप एसएससीज को देखिए, चाहे आप कोई और स्टेट पीएससीज की बात करिए, सारे एग्जाम्स बेसिकली आपके इसके थ्रू कवर होने वाले हैं. एंड एक्सेल इज माई चैनल. अगर आप चाहते हैं मेरे से टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना, जिसमें हम लोग डेली बेसिस पे मेंस आंसर राइटिंग एंड मैप प्रैक्टिस करते हैं, तो आप एक्सेल लर्निंग डाल के आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं. सो दिस वाज स्टार्टिंग. ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं. ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में ब्रीफ करूंगी. माय नेम इज़ प्रिया. ठीक है, मैं एक एजुकेटर हूँ एन अकेडमी पे सिंस 2018. ठीक है, डेली बेसिस पे अगर आप देखना चाहें तो मेरी लाइव क्लासेस होती हैं पूरे के पूरे डिटेल्ड एनालिसिस के साथ में. ठीक है, तो 1 घंटा सुबह का सेशन होता है 7 to 8 अगर आप कह सकते हैं. देन 9, 10 to 10 यानी 9-10 से लेकर शाम को 10 तक आपको दूसरा सेशन देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको पूरे के पूरे एडिटोरियल्स हो गए, प्रीलिम्स हो गए, उससे रिलेटेड जो स्टैटिक पोर्शन होता है वो सारी चीज़ें आपकी कवर की जाती हैं. इसके अलावा एनसीईआरटी समरीज हैं और भी बहुत सारे लेक्चर्स हैं मेरे जो आप देख सकते हैं. ठीक है, टेलीग्राम चैनल मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ एंड दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल. प्लीज़ अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए एंड लाइक ज़रूर करिए एंड शेयर ज़रूर करिए. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. अगर आज की बात करें, ठीक है, दिस इज़ माई प्रोफाइल इन द अनअकैडमी. ठीक है, अगर आज की मैं बात करूं तो अगर मैं सिंपली कह दूं, ठीक, तो आज हम लोग आरआईसी के बारे में बात करने वाले हैं. ठीक है, आरआईसी यानी जो आपकी रशिया, इंडिया एंड चाइना की ग्रुपिंग है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि क्या ये ग्रुपिंग है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है. ठीक है, तो इसको बेसिकली अभी हम लोग देखने वाले हैं. नाउ लेट्स टेल. मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं अनअकैडमी पे प्लस कोर्सेज भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड और अगर आपको मेरी मेंटरशिप चाहिए तो आप ये प्रिया 10 का कोड भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे आरआईसी की ग्रुपिंग के बारे में. व्हाट इज इट, पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं. ठीक है, सबसे पहले कंटेक्स्ट लेते हैं. ठीक है, अमिड द टेंशंस ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल द डोमिनेंट कॉल्स वर फॉर अ मोर डिसिसिव वेस्टवर्ड शिफ्ट इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. अगर आप देखेंगे तो इंडिया एंड चाइना के बीच में आपको पता है जो आपकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यानी जिसको हम एलएसी बोलते हैं, वहाँ पर बहुत सारे आपको टेंशन देखने को मिल रहा है, बहुत सारा डिस्प्यूट आपको देखने को मिल रहा है. ठीक है, वो चाहे आप पगोंग का एरिया ले लीजिए. ठीक है, आपका पगोंग सो लेक है उसका एरिया ले लीजिए, फिर आप गलवन वैली देख रहे हैं. ठीक है, देन उसके बाद आपके पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे 14, 15 एंड 17. तो ये सारी जगह आपको बेसिकली क्या देखने को मिल रहा है, बहुत सारी टेंशन देखने को मिल रही है बिटवीन द इंडिया एंड द चाइना की अगर हम बात करते हैं. ठीक, तो उसी टेंशन के बीच में ये माना जा रहा है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, यानी फॉरेन जो भी उसकी डील्स हैं, जो भी कंट्रीज है जिसके साथ में इंडिया की पॉलिसीज होती है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसीजिव रोल इंडिया को लाने की जरूरत है. ठीक है, कमिंग टू हाउएवर लास्ट मंथ इंडिया डिसाइडेड टू अटेंड अ वर्चुअल मीटिंग ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ रशिया, इंडिया एंड चाइना. दिस मीटिंग सीव्ड इनकॉन्ग्रुअस इन दिस सेटिंग. तो बेसिकली अगर आप बात करेंगे तो इंडिया ने डिसाइड किया था, आरआईसी मीटिंग्स वैसे जनरल होती रहती है, बट द थिंग वॉज क्योंकि अभी इंडिया एंड चाइना के बीच में टेंशन चल रहा है, तो कई बार ये क्वेश्चंस आ रहे थे वेदर इंडिया इस मीट को अटेंड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो डिप्लोमेटिक ग्राउंड पे इंडिया ने इस वर्चुअल मीट को बेसिकली क्या किया था, अटेंड किया था. ठीक है, पिछले ही महीने हुई थी आपकी जो मीट. अगर मैं बात करूँ तो पिछले महीने आपको लगभग देखने को ये मीट मिल गई थी. ठीक है, इन द मंथ ऑफ जून आई थिंक 23rd को ये मीट हुई थी. ठीक, तो ये मीटिंग बहुत ज़्यादा इनकॉन्ग्रुअस थी, यानी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल अगर मैं कहूँ तो आपको देखने को नहीं मिली थी. नाउ व्हाट इज आरआईसी. आरआईसी एक्चुअल में है क्या, इस ग्रुपिंग की अगर बात करते हैं, आरआईसी कंसीव्ड बाय देन रशियन फॉरेन मिनिस्टर येवगेनी प्रिमाकोव इन 1998. ठीक है, 1998 में जो आपके रशिया के प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर थे, सॉरी, जिनका नाम था येवगेनी प्रिमाकोव, उनके द्वारा ये बेसिकली स्टार्ट किया गया था, एक थॉट लेके आया गया था. द ग्रुप वॉज फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ एंडिंग इट्स सबसर्विएंट फॉरेन पॉलिसी गाइडेड बाय द यूएस. उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो अभी भी ऐसा ही है, यूएस क्योंकि पूरे के पूरे एक डोमिनेटिव स्टेट में रहता है. ठीक है, तो जो भी आपकी फॉरेन पॉलिसीज होती है कहीं ना कहीं उससे गवर्न होने लगती है. ठीक, उसका जो बेसिकली पूरा का पूरा वर्चस्व आप कह सकते हैं वर्ल्ड पे जो आपको देखने को मिला था, डोमिनेंसी, उसको खत्म करने के लिए बेसिकली ये ग्रुपिंग बनाई गई थी. एंड रिन्यूइंग ओल्ड टाइज विद इंडिया एंड फॉस्टरिंग द न्यूली डिस्कवर्ड फ्रेंडशिप विद चाइना. और बेसिकली इनका काम क्या था, रशिया क्या करना चाहते थे, जो भी आपकी ओल्ड टाइज है इंडिया के साथ में उसको फिर से रिन्यू करना चाहते थे एंड चाइना के साथ में जो जो नई फ्रेंडशिप उन्होंने डिस्कवर की थी उसको और ज़्यादा एनहांस करना चाहते थे. ठीक है, उसको और ज़्यादा इलाबोरेटिव फ्रंट पे लेके आना चाहते थे आपके रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे. इसीलिए उन्होंने 1998 में ये आपकी पॉलिसी स्टार्ट की थी. नाउ कमिंग टू, अब हम देखते हैं आपके रशिया
इंडिया एंड चाइना की ग्रुपिंग की बात करते हैं। जैसा मैं आपको हिंदू एनालिसिस में बताती हूँ, एक बार आप जरूर देख लीजिएगा मेरा अकेडमी वाला सेशन, ठीक है। एक बार लाइव आइए, आपको दिख जाएगा कि स्टैटिक किस तरीके से हम लोग कवर करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि आपका ये रशिया हो गया, दिस इज और रशिया इफ आई वुड से, ये आपका चाइना है, यहाँ पर आपको इंडिया देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो लोकेशंस आपको जरूर पता होनी चाहिए। यहाँ पर आपको देखिए जापान दिख रहा है, दिस इज और ताइवान। देन नीचे आपको यहाँ पर साउथ चाइना सी देखने को मिलेगा, जिसमें बहुत सारा डिस्प्यूट चल रहा है, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। वी हैव बीन डिस्कसिंग, हम बार बार इसको अपने हिंदू एनालिसिस में देख चुके हैं, ठीक है। मैं इस पर भी सून कोशिश करूंगा आपके लिए लेक्चर लेके आ जाऊँ। तो साउथ चाइना सी में आपको पता होगा ना, स्पार्टली, स्कारबरो, शोल एंड आपके नाटुला, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो आइलैंड्स है वहां पर बेसिकली आपको डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है कंट्रीज के बीच में, ठीक है। तो दिस इज आपका फिलीपींस है, यहाँ पर आपका एरिया, ठीक है। ये आपका फिलीपींस है, यहाँ पर आपको वियतनाम देखने को मिल रहा है। ये बेसिकली एरिया है जो डिस्प्यूटेड है। चाइना, साउथ चाइना सी है जो बेसिकली आपको डिस्प्यूटेड नजर आएगी। हम लोग को क्या देखना था बेसिकली, व्हाई इट वाज फॉर्म्ड, व्हाई वाज इट फॉर्म्ड। आप आरआईसी की बात कर रहे हैं, ये बना क्यों था। इन द अर्ली 2000s द थ्री कंट्रीज वर पोजिशनिंग देमसेल्व्स फॉर अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ यूनिपोलर टू अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। अगर आप बात करेंगे लगभग 2000s में आपकी कंट्रीज कोशिश कर रही थी कि जो आपको यूनिपोलर वर्ल्ड देखने को मिल रहा है उससे वो लोग मल्टीपोलर की तरफ शिफ्ट होंगी, ठीक है। यानी यूनिपोलर मतलब होता है ऐसा वर्ल्ड जहां पर आपको पता है यूएस की डोमिनेंसी ज्यादा थी, तो वो यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ शिफ्ट होना चाह रही थी। द आईआरसी शेयर्ड सम नॉन वेस्ट एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम एंटी वेस्ट पर्सपेक्टिव्स ऑन द ग्लोबल ऑर्डर। आईआरसी की बात करते हो, कहीं ना कहीं नॉन वेस्ट, उनके अंदर कुछ कॉमनैलिटी थी। क्या कॉमन चीज थी कि वो नॉन वेस्ट में आते हैं, ठीक है, पश्चिम देशों में आपके नहीं आते हैं। सच एज एन एम्फेसिस ऑन सोवरेनिटी and territorial integrity, impatience with homilies on social policies and oppositions to regime change from abroad। तो बेसिकली आपको देखने को मिल जाता है ताकि वो क्या कर सके, ठीक है। उनका जो एम्फेसिस था, आप चाहे सोवरेनिटी की बात करेंगे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात करेंगे, इम्पेशंस की बात करेंगे, ठीक। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको अलग करती हैं, ठीक है। ये बेसिकली आप कह सकते हैं एक अपोजिशन आपका लेके आती है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देयर सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल आर्किटेक्चर मूव टू द एजेंडा ऑफ ब्रिक। इनका जो सपोर्ट था बेसिकली, चाहे आप डेमोक्रेटिक्स की बात करिए, चाहे ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल आर्किटेक्चर की बात करिए, ठीक है, उसमें अगर आप देखेंगे तो एक जो एजेंडा है ब्रिक का, ठीक है, विद द एडिशन ऑफ ब्रिक, ठीक है। तो सिंपली देखिए आपकी आरआईसी ग्रुपिंग है, उसमें सिर्फ आपने बी ऐड कर दिया, ब्राजील को ऐड कर दिया, तो आपका ब्रिक बन गया था। एंड इसी के आगे एंड में आपका साउथ अफ्रीका भी आ जाता है, तो आपका ब्रिक्स फॉर्म हो जाता है, ठीक है। द सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटाइजेशन, अब इसमें क्या होगा, आपस में ये दोनों जो भी आपकी तीनों कंट्रीज है वो डेमोक्रेसी के बेसिस पे, ठीक है, इकोनॉमिकली या फाइनेंशियल आर्किटेक्चर के बेसिस पे एक आपस में सब एक दूसरे को अमंगस्ट देमसेल्व्स दे आर गोइंग टू सपोर्ट, वो एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका मेन एजेंडा आपको देखने को मिल रहा है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, अगर आते हैं इसमें और क्या इंपॉर्टेंट चीज है, सिग्निफिकेंस एंड पोटेंशियल ऑफ द ग्रुपिंग। इस ग्रुपिंग की अगर बात करते हैं तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या पोटेंशियल है, उसके बारे में देखते हैं। टुगेदर आईएससी कंट्रीज ऑक्यूपाई 19% ऑफ द ग्लोबल लैंड मास एंड कंट्रीब्यूट टू ओवर 33% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, ऑल ओवर वर्ल्ड का अगर आप देखेंगे तो लगभग 19%, ठीक है, 19% जो टोटल लैंड मास है वो आपकी आईआरसी कंट्रीज के पास में ही है, रशिया, चाइना एंड इंडिया के पास में। इसके साथ अगर आप देखेंगे 33% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, पूरी ग्लोबल जीडीपी, जैसे आप नेशनल जीडीपी देखते हैं वैसी आपकी ग्लोबल जीडीपी होती है। तो टोटल ग्लोबल जीडीपी का आपको 33% आपकी आरएससी कंट्रीज के पास मिल जाएगा। ऑल 3 आर न्यूक्लियर पावर्स, आपको पता है टोटल, ठीक है, कितनी न्यूक्लियर पावर्स होती है, उसमें से 3 जो आपकी न्यूक्लियर पावर्स है वो तीनों आपकी रशिया, चाइना एंड इंडिया, तीनों ही न्यूक्लियर पावर्स हैं एंड परमानेंट मेंबर्स ऑफ UNSC, ठीक है। उसमें से अगर आप देखेंगे, आप रशिया एंड चाइना की अगर बात करेंगे तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, दोनों आपके परमानेंट मेंबर्स है, ठीक है। यानी रशिया भी एंड चाइना भी आपका परमानेंट मेंबर है, किसका, आपका यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का। एंड अगर आपको पता होगा तो इंडिया भी अब 184 वोट्स के साथ में, ठीक है, इंडिया को मेजोरिटी मिल गई थी एंड इंडिया हैज बिकम द नॉन परमानेंट मेंबर, ठीक। तो आपको UNSC के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, इसके 15 मेंबर्स होते हैं, 5 बेसिकली आपके कैसे होते हैं, परमानेंट, एंड 10 आपके होते हैं नॉन परमानेंट, ठीक है। तो नॉन परमानेंट में अभी 2022 के टर्म के 21 से लेकर 22 के पूरा टर्म के लिए आपके इंडिया को एक नॉन परमानेंट मेंबर चुन लिया गया है। इसके बाद अगर बताएं, द ट्रायो कुड ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू क्रिएटिंग ए न्यू इकोनॉमिक स्ट्रक्चर फॉर द वर्ल्ड। ये ट्रायो क्योंकि बहुत बड़ा जीडीपी का पार्ट फॉर्म कर रहा है तो एक नया इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं वर्ल्ड के लिए। दे कुड वर्क टुगेदर ऑन डिजास्टर रिलीफ एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। अगर आप बात करेंगे कहीं पर कोई डिजास्टर आ रहा है, कोई भी प्राकृतिक आपदा हो सकती है या नेचुरल मैन मेड भी हो सकता है, ठीक, तो उसमें एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है, आप देख सकते हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर भी एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन
रिलेशन की बात करते हैं, अ लॉट हैज चेंज इन रिसेंट टाइम्स, बट अगर अभी आप रिसेंट टाइम्स की बात करेंगे तो बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी हैं. इंडियाज रिलेशन विद द यूएस सर्ज. इंडिया बेसिकली ये जो बना था किस लिए, हम यूएस को काउंटर करना चाह रहे थे, वेस्ट को काउंटर करना चाह रहे थे नॉन वेस्ट के रूप में, बट इंडियाज की जो रिलेशन है वो यूएस के साथ में कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग हो गए हैं. एनकम्पासिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, वो चाहे ट्रेड को देखिए, इन्वेस्टमेंट को देखिए, सिविल न्यूक्लियर डील्स को देख लिए, ठीक है. डिफेंस रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है इंडिया का. इंडियाज ऑब्जेक्टिव ऑफ डाइवर्सिफाइंग मिलिट्री एक्विजिशंस अवे फ्रॉम अ नियर टोटल डिपेंडेंस ऑन रशिया. अब इंडिया ने क्या कोशिश की, अगर आप देखेंगे तो जो टोटल डिपेंडेंस आपका रशिया पे था उससे थोड़ा सा अलग जाना चाह रहा है आपका इंडिया, इसीलिए यूएस के और ज़्यादा करीब आ गया है, ठीक है. तो ये बेसिकली है, क्योंकि यूएस के साथ में भी बहुत सारे आपकी डील्स हैं. अगर आपको पता हो तो चिनूक एयरक्राफ्ट आपका आया था, ठीक है, वेरी वेल. तो उसी तरीके से अब क्या हो रहा है, इंडिया के भी जो भी मिलिट्री एक्विजिशन है वो मल्टी डाइवर्सिफाई हो रही है, ठीक है. सिर्फ रशिया पे डिपेंड नहीं है, बाकी कंट्रीज के साथ में भी देखने को मिल रहा है आपको ये रिलेशनशिप. नाउ चाइना बेंट बैक ऑन द 2005 एग्रीमेंट लॉन्च द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. चाइना इस सारी चीजों से पीछे हट गया एंड उन्होंने क्या किया, ठीक है, 2005 का आपका एक एग्रीमेंट लेके आया. कौन सा, CPEC, आपको पता होगा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में, ठीक है. तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हम ऑलरेडी देख चुके हैं. चाइना का फिर पाकिस्तान के थ्रू होके जाता है, देन आपको पता होगा पूरा का पूरा कॉरिडोर है. पाक ऑफ ऑक्यूपाइज कश्मीर से भी ये पार्ट जा रहा है इसका. वर्क टू अंडरमाइन इंडियाज इन्फ्लुएंस इन इट्स नेबरहुड. ये बेसिकली किस लिए काम कर रहा है कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है अपने नेबरहुड में, अफगानिस्तान की बात करिए, श्रीलंका की बात करिए, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, हर जगह पे इंडिया के इन्फ्लुएंस को काम करना चाह रहा है. एंड एक्सपैंडेड इट्स मिलिट्री एंड इकोनॉमिक प्रेजेंस इन द इंडियन ओशन. इसके अलावा अगर आपने देखा होगा तो इन्होंने अपना इंडियन ओशन में प्रेजेंस भी बढ़ा दिया, ठीक है. जिबूती की अगर आप बात करेंगे, जो आपका साउथ अफ्रीका में देखने को मिलता है, जो हॉर्न ऑफ साउथ अफ्रीका अगर आपने देखा होगा उसमें की कंट्री है, तो वहां पर भी आपके चाइना ने पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस बनाया, ठीक है. पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस चाइना ने अपना वहां बना दिया. तो इकोनॉमिक एंड इंडियन ओशन में वो प्रेजेंस अपनी काफी दिखाना चाह रहा है चाइना, अगर बात करते हैं, ठीक. तो ये डील से एक तरीके से बाहर जा रहा है, ठीक है. आपको कॉपरेट करना था बट आप कॉपरेट कर नहीं रहे हैं. एंड यूएस रशिया रिलेशनशिप इम्प्लोडेड इन 2014. अगर 2014 की बात करते हैं तो यूएस चाइना रिलेशनशिप ऑलरेडी खराब हो चुके हैं आफ्टर द एनेक्सेशन असेशन ऑफ क्रीमिया. क्यों, क्योंकि रशिया ने क्या करा था, आपके एसेशन, आपके क्रीमिया को क्या किया था, अनेक्स कर लिया था, ठीक है, अपने अंदर में ले लिया था. इसीलिए अगर आपको पता हो तो आपकी जो G7 की ग्रुपिंग थी उसमें से रशिया को बाहर कर दिया गया था, ठीक है. रिमेंबर G7 G8 बना था, देन फिर से वो आपका क्या बन गया था, G7 बन गया था. क्यों, क्योंकि उसमें से रशिया को बाहर कर दिया गया था. एंड आपको पता होना चाहिए रीजन क्या था, क्योंकि रशिया ने आपके क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था. रशियाज पुशबैक अगेंस्ट द यूएस इंक्लूडेड कल्टिवेटिंग द तालिबान इन अफगानिस्तान एंड एनलिस्टिंग पाकिस्तान सपोर्ट फॉर इट. रशिया जो बेसिकली पुशबैक कर रहा है यूएस के अगेंस्ट में, उसमें कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि वो तालिबान को सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान में एंड एनलिस्टिंग पाकिस्तान सपोर्ट फॉर इट, ठीक है. और जो पाकिस्तान का सपोर्ट बेसिकली आप देख रहे हैं उसको आप एनलिस्ट कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है. दिस वाज अ होल, अगर आप देख सकते हैं तो ये प्रेजेंट कंडीशन है. सिग्निफिकेंस हमने देख लिया कि क्या हो सकता था, देन हमने प्रेजेंट सिचुएशन देखा. कमिंग टू नेक्स्ट पे अगर आते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ आरआईसी इन इंडिया, क्योंकि हम लोग बेसिकली अगर कोई चीज पढ़ रहे हैं तो इंडिया के रिस्पेक्ट में क्यों इंपॉर्टेंट है वो हमें जानना बहुत जरूरी है, ठीक है. आरआईसी स्टिल हैज सिग्निफिकेंस, अभी भी आपको सिग्निफिकेंस देखने को मिलेगी. इंडिया इज इन द सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. इंडिया आपका एससीओ में है, विच इज ड्रिवन बाय रशिया एंड चाइना एंड इंक्लूड्स 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज. ये दोनों बेसिकली किसके द्वारा चलाए जाते हैं, रशिया एंड चाइना के द्वारा. एंड इसमें 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज आपको और देखने को मिल जाएंगी, ठीक. नेक्स्ट, सेंट्रल एशिया इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड बॉर्डरिंग आवर टर्बुलेंट नेबरहुड. अगर आप देखेंगे सेंट्रल एशिया तो क्या करता है, बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे जिसकी ये कंट्रीज हैं आपकी एससीओ की, ठीक है, जो हमारे नेबरहुड को बहुत अच्छे से कवर करता है. देन अगर आप देखेंगे, अ सिल्वर ऑफ लैंड सेपरेट्स तजाकिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. पाकिस्तान's membership of SCO and the potential admission of Iran and Afghanistan as member states heighten the significance of the SCO for India. अब क्योंकि अगर आप देखेंगे पाकिस्तान भी आपका एससीओ का मेंबर बन चुका है, ठीक. एंड जो पोटेंशियल एडमिशन हो चुका है आपके ईरान एंड अफगानिस्तान का एज अ मेंबर स्टेट्स, इसीलिए एससीओ इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है. ईरान के साथ में आपको पता है चाबहार डील हुई थी, चाबहार पोर्ट को डेवलप करने के लिए. अफगानिस्तान का पता है आपको, जारा जो पूरा चाबहार वाला जो रूट था वो कहीं ना जाके हमको अफगानिस्तान से कनेक्ट करता, तो हमारा पाकिस्तान पे जो डिपेंडेंस था फॉर द ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वो कम हो जाता. बट अब हम इंडिया बाहर हो गई, आपको पता होगा, ठीक है, फ्रॉम द चाबहार पोर्ट. इसीलिए आप सोचिए ईरान एंड अफगानिस्तान
अफगानिस्तान वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर ऑल इन द किसमें एससीओ ग्रुपिंग, तो इसीलिए एससीओ इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ व्हाट नीड्स टू बी डन, इंडिया को करना क्या चाहिए अब, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू शेप द रशिया चाइना डायनेमिक्स इन दिस रीजन टू द एक्सटेंट पॉसिबल। इंडिया को रशिया चाइना का जो भी डायनेमिक्स है, जो भी एंगल आपको देखने को मिल रहा है, उसको फिर से रीशेप करना चाहिए, ताकि क्या कर सके, जो भी जितनी एक्सटेंट तक पॉसिबल है, मतलब जितने एरिया तक आप ले जा सकते हैं, ठीक है, जिस भी फील्ड में अगर आप कर सकते हैं, दोनों के साथ में प्रॉपर रिलेशनशिप आपको मेंटेन करके रखने चाहिए, ठीक है। बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपके साथ और भी ग्रुपिंग्स पे है जो इंडिया को अल्टीमेटली अफेक्ट करने वाली है। द सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैव सिग्नल्ड दे वुड वेलकम सच अ डायलेशन ऑफ द रशिया चाइना डुओपोली, तो बेसिकली ये माना जा रहा है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने ये कहा है कि दे विल वेलकम, ठीक है, उन्होंने दे वेलकम करेंगे अगर रशिया चाइना की जो डुओपोली आपको देखने को मिल रही है। अभी तक हम क्या देख रहे थे, मल्टीपोली चाहिए थी, अब डुओपोली, इन दोनों का एक आपस में डुओपोली आपको देखने को मिल रहा है, ठीक, दोनों का वर्चस्व आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने कहा है कि अगर इनकी डुओपोली को किसी तरीके से डाइल्यूट किया जाएगा, कहीं से कम किया जाएगा, तो हम पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करने वाले हैं। द ऑनगोइंग इंडिया ईरान रशिया प्रोजेक्ट फॉर अ सी रोड लिंक फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया थ्रू ईरान टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया इज एन इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव फॉर अचीविंग अ इफेक्टिव इंडिया प्रेजेंस इन सेंट्रल एशिया अलोंगसाइड रशिया एंड चाइना। अभी आप देखेंगे इंडिया, ईरान एंड रशिया की एक प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल रहा है जो ईरान से होके जाएगा आपका, ठीक है, पूरा का पूरा लिंकिंग आपको करेगा किस चीज में, सी के थ्रू, रोड के थ्रू एंड रेल लिंक होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था इंडिया का, सॉरी नहीं बताया यहाँ पर, ठीक है, लेट मी, अभी मैं आपको दिखा दूंगी किस तरीके से हमने देखा है, ठीक। ये जो पूरी आपको पूरा रूट देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं आपको क्या बताता है कि आपकी जो भी ग्रुपिंग है, ठीक है, लेट मी शो यू अगेन, मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं कहां पर आपको देखने को मिल रहा है। दिस इज द रूट, ठीक है। आपका चाबहार पोर्ट की अगर बात करते हैं तो आपको यहां देखने को मिला था, दिस इज द पोजीशन, यहां इंडिया से आप ईरान से कनेक्टेड होते, देन आप अफगानिस्तान जाते, ठीक है, देन रशिया से होते हुए हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज को यानी यूरोप को बेसिकली हम लोग कनेक्ट कर रहे थे, इसीलिए ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंडिया, ईरान एंड अगर रशिया की बात करते हैं, प्रोजेक्ट फॉर सी रोड एंड लिंक वेस्टर्न इंडिया थ्रू ईरान टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल इंडिया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, ताकि इंडिया क्या कर सके, सेंट्रल एशिया में, रशिया में एंड चाइना में अपनी प्रेजेंस को और ज्यादा इफेक्टिव बना सके, ठीक है, और ज्यादा उसको इफेक्टिव ला सके। नाउ रशिया, इंडिया एंड चाइना की बात करते हैं ग्रुपिंग की। द डिफेंस एंड एनर्जी पिलर्स ऑफ इंडियाज पार्टनरशिप विद रशिया रिमेन स्ट्रॉन्ग। इंडिया के डिफेंस पिलर्स की बात करते हैं जो उसके साथ में पार्टनरशिप है वो अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक्सेस टू रशियाज अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज कैन एनहांस आवर मटेरियल्स सिक्योरिटी, द इंपॉर्टेंस ऑफ विच हैज बीन हाइलाइटेड बाय कोविड-19। अगर रशिया की बात करेंगे तो वहाँ पर जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो इंडिया की मटेरियल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी वो सिक्योरिटी जो इंडिया को मटेरियल डिमांड पे चाहिए होती है। एंड कोविड-19 के बाद में इसकी ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ गई है। विद चाइना Two, we have to work bilaterally and multilaterally on a range of issues even while firming protecting our interest on the border in technology and the economy। अब चाइना के साथ में भी ऐसा नहीं है कि हम बॉर्डर के इश्यूज को लेकर बाकी सारे डील्स को वाइंड अप कर सकते हैं, बंद कर देंगे, नहीं, काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हमें भी होगा। तो इसीलिए मेन चीज़ क्या है, हमको अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, यानी जहाँ पर हमें प्रॉफिट हो रहा है, चाहे टेक्नोलॉजी की बात करिए, इकोनॉमिक के पोर्शन में, तो हमें बॉर्डर इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं साइड करते हुए टेक्नोलॉजी के एंड इकोनॉमी के बेसिस पे बायलैटरल, मल्टीलैटरल, डिप्लोमेटिक कहीं एक तरीके से इनके साथ में एक्ट करना पड़ेगा। इफ यू नो, ठीक है, एक एडिटोरियल आया था अभी आपका थोड़े दिन पहले हिंदू में, दैट वाज क्वाइट डिप्लोमेसी, ठीक है। क्वाइट डिप्लोमेसी क्या होता है, तो हमको क्वाइट डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं अपने चाइना के साथ में अपनानी पड़ेगी टू डील विद इट, ठीक है। तो बेसिकली दिस वाज आपका पोर्शन अगर आप कह सकते हैं, ठीक। क्वाइट डिप्लोमेसी इज इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको ध्यान रखना चाहिए। द इंडो पैसिफिक इज अ ज्योग्राफिक स्पेस ऑफ इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस। इंडो पैसिफिक की बात करते हैं तो आपका ज्योग्राफिक स्पेस है जिसकी खुद की इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस है, इन विच अ कोऑपरेटिव ऑर्डर शुड प्रिवेंट द डोमिनेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल पावर। जहां पर कोऑपरेटिव ऑर्डर होना चाहिए, यानी सबको साथ में काम करना चाहिए। साउथ चाइना सी से अगर आप देखेंगे तो पैसिफिक ओशन में काफी ज्यादा लिंकेज मिल जाता है, ठीक। फिर वहां से आपका अंडमान का पूरा एरिया आ जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफिकली, इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंक्लूजन क्या ऑथर ने दिया था अगर आप देख सकते हैं, द करंट इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ हैज इंटेंसिफाइड फॉर कॉल्स टू फास्ट ट्रैक पार्टनरशिप विद द यूएस। अभी जो करंट आप स्टैंड ऑफ देख रहे हैं चाइना एंड इंडिया का, उसके लिए ये बहुत ही एक कॉल आ गया है, मतलब बहुत जरूरी हो गया है कि आप यूएस के साथ में अपनी पार्टनरशिप को थोड़ा सा फास्ट ट्रैक कर लें। दिस
इज एन अनएक्सेप्शनेबल ऑब्जेक्टिव बट नॉट अ सिल्वर बुलेट। ये एक बहुत ही अनएक्सेप्शनल ऑब्जेक्टिव है बट सिल्वर बुलेट नहीं है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि इसी के थ्रू आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, आपको और भी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, बट इट इज़ वन ऑफ देम, ठीक है। ये बेसिकली उसमें से एक है। नेशनल सिक्योरिटी कैन नॉट बी फुली आउटसोर्स। पूरी तरीके से नेशनल सिक्योरिटी आप आउटसोर्स नहीं कर सकते, यानी आप चाहे डिफेंस डील की बात करिए, फ्रांस से भी आपको पता होगा, है ना, 5 पांडवास जिनको कहा जा रहा है, ठीक है, जो आपके सुकोई एस्कोर्ट करके लेके आए हैं, ठीक है, आपके राफेल जेट्स को, तो उनकी भी बात की जाए तो सारी चीज़ हम बाहर से आउटसोर्स नहीं कर सकते, आपको इंडिजिनस उसको डेवलप करना पड़ेगा। इंडिया में भी उसको बेसिकली डेवलप करना पड़ेगा। आपकी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इसका काम होती है, तो उसको यहाँ पर भी अपने, चाहे आप फाइटर जेट्स की बात करिए, किसी भी चीज़ का बात करिए, डिफेंस इक्विपमेंट्स को बनाना पड़ेगा। इंडिया क्वेस्ट फॉर ऑटोनॉमी ऑफ एक्शन इज बेस्ड ऑन इट्स जोग्राफिकल रियलिटीज, हिस्टोरिकल लीगेसीज एंड ग्लोबल एम्बिशंस, नॉट अ रेजिडुअल कोल्ड वॉर माइंडसेट। तो इंडिया का जो बेसिकली रेजिडुअल कोल्ड वॉर माइंडसेट है उसको हटा के कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, आपको जोग्राफिकल रियलिटीज को मेंटेन करना पड़ेगा। अब आपको पता है चाइना बांग्लादेश के साथ में भी अच्छे से हो गया है, नेपाल भी अगर आपको पता हो तो चाइना की साइड होकर इंडिया को बहुत ज्यादा वो कर रहा है। भूटान के काफी सारे एरिया पे साक्तेंग वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है, जहां से आपका अरुणाचल प्रदेश का एरिया कनेक्ट होता है, उसको भी चाइना क्लेम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कोल्ड वॉर बेसिकली आपको उसी माइंडसेट से चलना पड़ेगा, आपको भी थोड़ा सा अफर्मेटिव होना पड़ेगा, बिकॉज अगर चाइना बाकी आपके आसपास की कंट्रीज को भी अपनी साइड करने की कोशिश कर रहा है तो इन द लॉन्ग टर्म इंडिया को हो सकता है, माइट बी इंडिया फेस प्रॉब्लम। सो दिस वाज, अगर मैं कहूँ तो आपका पूरा का पूरा चाइना, रशिया, इंडिया एंड चाइना की ग्रुपिंग के बारे में था, ठीक है। आई होप आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज RIC, क्या इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ठीक है। अगेन आई विल टेल यू, अगर आप अनअकैडमी पे चाहते हैं कोर्सेज लेना तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं टू गेट द बेटर बेनिफिट, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा एंड आई विल प्रोवाइड यू द मेंटरशिप, ठीक। दीज आर माई कोर्सेज, अगर आप चाहते हैं तो इसको भी वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। आपके हिंदू एनालिसिस जैसे ये एक टॉपिक है, वैसे सारे के सारे टॉपिक्स वहां पर बहुत डिटेल में डिस्कस किए जाते हैं स्टैटिक पोर्शन के साथ में, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एक्सेल लर्निंग, ठीक है। एक्सेल लर्निंग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। डू प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके। थैंक यू एवरीवन।